कक्षा की संक्षिप्त चर्चा। पिछली कक्षा में यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन, 18वीं सदी की भारतीय राजनीतिक दशा और प्रथम कर्नाटक युद्ध पर विस्तार से विचार किया गया था। यह समझाया गया कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति और भौगोलिक खोजों के प्रभाव से यूरोपीय व्यापारी भारत आए। उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और एकाधिकार के लिए आपस में संघर्ष किया। भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर जैसे क्षेत्रीय राज्य उभरे, जिनमें परस्पर संघर्ष, उत्तराधिकार युद्ध, राजनीतिक एकता की कमी और कमजोर सैन्य संगठन जैसी समस्याएं थीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जो एक्स ला शापेल की संधि से बराबरी पर समाप्त हुआ था। 1746 में सेंट थोमे अड्यार की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना ने नवाब की विशाल सेना को परास्त किया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा के कारण हुई। विशेषकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की महत्वाकांक्षा इस युद्ध का मुख्य कारण थी। इस युद्ध के पीछे हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर हुए संघर्ष भी थे। हैदराबाद में निजाम का उत्तराधिकार लेकर संघर्ष चल रहा था। कर्नाटक में भी नवाब के उत्तराधिकार को लेकर परिस्थिति अस्पष्ट थी। इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए फ्रांसीसियों ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को समर्थन दिया, और जबकि कर्नाटक में चांदा साहिब को अपनी ओर से समर्थन प्रदान किया। अंग्रेजों ने इनके विरोधियों को समर्थन दिया और अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया। 1749 में अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसी गुट को सफलता मिली। इस विजय से फ्रांसीसियों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका को और मजबूत करने का प्रयास करने लगे। हालांकि कर्नाटक में अंग्रेजों का विरोध फ्रांसीसियों की ओर से लगातार जारी रहा और वह तो वित्सुकन से जरो मनसिन अर्जिना का प्रयोग करो, परंतु अंततः कर्नाटक में अंग्रेजों को सफलता मिली। इस सफलता में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का योगदान था, रॉबर्ट क्लाइव। इस युद्ध के दौरान क्लाइव ने एक छोटी सी सेना की मदद से कर्नाटक की राजधानी अर्काट में फ्रांसीसियों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने अर्काट के किले को फ्रांसीसियों के हमलों से बचाया और यह प्रमाणित किया कि रणनीति और संगठन से कम संख्या में सेना भी बड़ी सेना के विरुद्ध प्रभावी हो सकती है। क्लाइव की यह सफलता उनकी सैन्य प्रतिभा का परिचय देती है और भविष्य में उनके उत्थान की भूमिका बनी। 1755 में पौंडीचेरी की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी शांति स्थापित हुई, परंतु यह शांति दीर्घस्थायी नहीं रही। यह महत्वपूर्ण है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1755 में अंग्रेजों के दबाव में डुप्ले को भारत से वापस बुलाया गया। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करने के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति के कारण उन्हें भारत से वापस जाना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि अंग्रेजों की शक्ति कितनी तेजी से बढ़ रही थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763। तृतीय कर्नाटक युद्ध का संबंध यूरोप में हो रहे फ्रांस और ब्रिटेन के सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 से था। यह केवल भारत में स्थानीय संघर्ष नहीं था, बल्कि यूरोपीय शक्तियों के वैश्विक संघर्ष का हिस्सा था। इस युद्ध की शुरुआत दोनों कंपनियों की महत्वाकांक्षा से हुई। विशेषकर 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सफलता ने इस युद्ध की मजबूत पृष्ठभूमि तैयार की। पलासी की विजय के बाद अंग्रेजों का आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ गया और वे भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और भी आक्रामक हो गए। 1760 में वांडीवाश की लड़ाई तृतीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक घटना साबित हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी गवर्नर लाली को पराजित किया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि लाली फ्रांसीसी शक्ति के सबसे प्रभावी नेताओं में से एक था। वांडीवाश की लड़ाई फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय साबित हुई। इस पराजय के बाद फ्रांसीसियों की भारत में सैन्य शक्ति लगभग समाप्त हो गई। फ्रांसीसी अब भारत में केवल अपने व्यापारिक केंद्रों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 1763 में पेरिस की संधि के माध्यम से तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि में फ्रांसीसियों को कई महत्वपूर्ण शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को निम्नलिखित प्रतिबंधों को स्वीकार करना पड़ा। वे भारत में केवल व्यापार करेंगे, सेना नहीं रखेंगे और अपने व्यापारिक केंद्रों की किलेबंदी नहीं करेंगे। ये शर्तें फ्रांसीसियों के लिए अत्यंत अपमानजनक थीं, क्योंकि उन्हें सैन्य शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार ही नहीं रहा। इसका अर्थ था कि फ्रांसीसियों का भारत में राजनीतिक और सैन्य प्रभाव समाप्त हो गया। कर्नाटक युद्धों का ब्रिटिश विस्तार के दृष्टिकोण से महत्व कर्नाटक के तीनों युद्धों का ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहा। पहला महत्व यह था कि अंग्रेजों ने अपने एक महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को रास्ते से हरा दिया।
फ्रांस एक शक्तिशाली यूरोपीय देश था और यदि भारत में फ्रांसीसी शक्ति मजबूत रह जाती तो अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में बड़ी बाधा आती। कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों की सफलता ने फ्रांसीसी चुनौती को समाप्त कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि यह समझ मजबूत हुई कि भारतीय परिस्थितियां साम्राज्य विस्तार के लिए अनुकूल हैं। भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार के युद्ध, राजनैतिक एकता की कमी और परस्पर संघर्ष ऐसी परिस्थितियां थीं जिनका अंग्रेज आसानी से लाभ उठा सकते थे। भारतीय राज्य एक दूसरे से लड़ रहे थे और किसी भी बाहरी शक्ति को इस स्थिति का लाभ उठाने का मौका मिल सकता था। तीसरा महत्वपूर्ण सबक यह था कि एक आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस एक छोटी सी सेना भारतीय राज्यों की विशाल सेना पर भारी पड़ सकती है। क्लाइव ने अर्काट में इसका जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। वानडीवाश की लड़ाई में भी आयरकूट ने यह प्रमाणित किया। यह बात अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनके पास बड़ी सेनाएं नहीं थीं, परंतु उनका सैन्य प्रशिक्षण बेहतर था। चौथा महत्वपूर्ण अनुभव यह था कि भारतीय सैनिकों को यदि आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वे भी यूरोपीय सैनिकों की तरह ही प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। अंग्रेजों ने देसी सैनिकों को नियुक्त किया और उन्हें आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षित किया। ये सैनिक उतने ही प्रभावी साबित हुए जितने कि यूरोपीय सैनिक। इसका अर्थ था कि अंग्रेजों को भारत में बड़ी संख्या में सेना भेजने की जरूरत नहीं थी। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि भारतीयों को यदि नियमित वेतन मिले तो वे पूरे समर्पण के साथ अपने नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं। अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को नियमित और पर्याप्त वेतन प्रदान किया जिससे सैनिकों की वफादारी बनी रही। यह परंपरागत भारतीय प्रथा से अलग था जहां सैनिकों को लूट पर निर्भर होना पड़ता था। नियमित वेतन का यह सिद्धांत अंग्रेजों के सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इस प्रकार कर्नाटक युद्धों से अंग्रेजों को अभूतपूर्व सीख और आत्मविश्वास मिला जिससे वे भारत में अपने साम्राज्य को तेजी से विस्तारित कर सके। बंगाल विजय कारण और पृष्ठभूमि। पलासी की लड़ाई बंगाल विजय का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस लड़ाई के कारण अत्यंत गहरे और जटिल थे। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा पलासी की लड़ाई का मुख्य कारण थी। कर्नाटक में द्वितीय युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने उनके मन में एक नई आशा जगाई। वे समझ गए थे कि भारतीय परिस्थितियां उनके विस्तार के अनुकूल हैं। इसी आशा और महत्वाकांक्षा के साथ अंग्रेजों की नजर बंगाल पर पड़ी, जो उस समय भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र था। 1717 से ही बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच आर्थिक कारणों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया और ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। यह फरमान एक व्यापारिक सुविधा के रूप में दिया गया था, परंतु अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग किया। कंपनी के कर्मचारी इस फरमान का लाभ उठाकर न केवल कंपनी की ओर से व्यापार करते थे बल्कि निजी व्यापार में भी इसका दुरुपयोग करते थे। इससे बंगाल के नवाब को आय में भारी नुकसान हो रहा था क्योंकि अंग्रेज व्यापारी कर नहीं दे रहे थे। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला एक नया, युवा और महत्वाकांक्षी नवाब था। वह पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहता था और अपने अधिकारों को वास्तविक रूप में लागू करना चाहता था, परंतु सिराजुद्दौला के कुछ संबंधियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। ये संबंधी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे और सिराजुद्दौला को कमजोर देखना चाहते थे। उन्हें सिराजुद्दौला की नीतियां पसंद नहीं आईं। अंग्रेजों ने इस अवसर का लाभ उठाया और विरोधियों को संरक्षण प्रदान किया। यह एक कूटनीतिक कदम था जिससे अंग्रेज नवाब के भीतर विभाजन पैदा करना चाहते थे। इतना ही नहीं, नवाब के मना करने के बावजूद अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी की। यह एक सीधी चुनौती थी नवाब की संप्रभुता के लिए। किलेबंदी का अर्थ था कि अंग्रेज अब सैन्य शक्ति के साथ तैयार हो रहे थे। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों से भी कर वसूला। यह भी नवाब के अधिकारों का उल्लंघन था। कर वसूली का अधिकार केवल नवाब को था। यह सब कुछ एक प्रकार से नवाब की संप्रभुता को सीधी चुनौती थी। सिराजुद्दौला को लगा कि यदि वह अभी से अंग्रेजों को नियंत्रित नहीं किया तो वे उसकी शक्ति को पूरी तरह हड़प जाएंगे। नवाब की प्रतिक्रिया और प्रारंभिक संघर्ष। प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब ने कासिम बाजार और कलकत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को जवाब देने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना भेजी और अंग्रेजों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार बंगाल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कलकत्ता अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। दोनों पर नवाब का नियंत्रण स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर शरण ली। नवाब की शक्तिशाली सेना का सामना करते हुए अंग्रेज अपनी मुख्य शक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले गए। फुल्टा द्वीप बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है। अंग्रेज यहां अपनी सेना को संगठित करने का प्रयास करने लगे। नवाब ने कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिकचंद को सौंपी। मानिकचंद एक हिंदू व्यापारी था जो नवाब का अधिकारी था।
नवाब को लगा कि मानिकचंद कलकत्ता की व्यवस्था को सही तरीके से संभाल सकता है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण गलती साबित होगी। कालकूटती की घटना इसी दौरान कालकूटती की तथाकथित दुर्घटना की घटना हुई, जो अंग्रेजों के लिए प्रतिशोध का कारण बन गई। इस घटना के बारे में विभिन्न संस्करण हैं। एक संस्करण के अनुसार कलकत्ता पर नवाब के नियंत्रण के समय कुछ अंग्रेज सैनिक और अधिकारी पकड़े गए और उन्हें कालकोठती में बंद किया गया। इस बंदी बनाने की घटना को अंग्रेजों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। यह महत्वपूर्ण है कि कालकोठती की दुर्घटना हॉलवेल नामक एक अंग्रेज अधिकारी के दिमाग की उपज थी। हॉलवेल ने इस घटना को एक भीषण अत्याचार के रूप में प्रस्तुत किया। अंग्रेजों ने इस घटना को प्रचार का माध्यम बनाया और नवाब के विरुद्ध भावनात्मक प्रतिशोध की भावना को जागृत किया। अंग्रेजों ने मद्रास में ब्रिटिश अधिकारियों की मदद मांगी। कालकोठती की घटना के बाद अंग्रेजों ने मद्रास के अधिकारियों से सैन्य सहायता मांगी ताकि वे बंगाल में अपनी शक्ति को वापस स्थापित कर सकें। क्लाइव का आगमन और आरंभिक कार्रवाई। क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से एक सेना बंगाल भेजी गई। रॉबर्ट क्लाइव को कर्नाटक में अपनी सफलताओं के लिए जाना जाता था। उसे बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति को ठीक करने के लिए भेजा गया। क्लाइव एक कुशल सेनानी और कूटनीतिक दोनों था। मानिकचंद को पैसे देकर क्लाइव ने अपनी तरफ मिलाया। यह क्लाइव की कूटनीतिक चालाकी का परिचय देता है। मानिकचंद, जो नवाब का अधिकारी था, वह अंग्रेजों के पैसे के लोभ में आ गया। मानिकचंद की देशद्रोही कार्रवाई से अंग्रेजों को कलकत्ता में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया। कलकत्ता पर पुनः अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। क्लाइव की सेना और मानिकचंद के सहयोग से अंग्रेजों ने कलकत्ता को वापस हासिल कर लिया। षड्यंत्र का निर्माण क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों मीर जाफर, राय दुर्लभ इत्यादि के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हटाने व मीर जाफर को नवाब बनाने का षड्यंत्र रखा। यह क्लाइव की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल थी। सिराजुद्दौला के अपने दरबार में ही अंग्रेजों के जासूस थे। मीर जाफर नवाब का एक प्रभावशाली सेनापति और अमीर था। वह सिराजुद्दौला का विश्वस्त माना जाता था, परंतु गुप्त रूप से वह अंग्रेजों से मिल गया। राय दुर्लभ भी एक प्रभावशाली अधिकारी था। इन लोगों के साथ गुप्त समझौते का मतलब था कि पलासी की लड़ाई का परिणाम पहले से ही तय हो गया था। बंगाल में फ्रांसीसी केंद्र पर कब्जा। पलासी की लड़ाई से पूर्व क्लाइव ने बंगाल में फ्रांसीसी केंद्र चंद्रनगर पर भी कब्जा किया। यह एक महत्वपूर्ण सामरिक कदम था। चंद्रनगर फ्रांसीसियों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसे पर कब्जा करके क्लाइव ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध के समय फ्रांसीसी बंगाल में अंग्रेजों की मदद नहीं कर पाएंगे। पलासी की लड़ाई और परिणाम। इस युद्ध और षड्यंत्र के कारण नवाब की सेना पराजित हुई। 23 जून 1757 को पलासी में जो लड़ाई हुई वह सिर्फ एक सैन्य युद्ध नहीं था, बल्कि षड्यंत्र का परिणाम था। नवाब की विशाल सेना के बावजूद मीर जाफर जैसे प्रमुख सेना नायकों की देशद्रोही भूमिका ने सेना को कमजोर कर दिया। पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल के नवाब की पराजय के मुख्य कारण सिराजुद्दौला की पराजय के कई महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण यह था कि नवाब ने अंग्रेजों की शक्ति का उचित आंकलन नहीं कर पाया। सिराजुद्दौला अपेक्षाकृत युवा और अनुभवहीन था। वह नहीं समझ पाया कि अंग्रेजों की छोटी परंतु संगठित सेना कितनी खतरनाक हो सकती है। वह अपनी विशाल सेना पर भरोसा कर रहा था, परंतु विशाल सेना का कोई मतलब नहीं है यदि उसमें संगठन न हो। दूसरा कारण नवाब का कमजोर गुप्तचर तंत्र था। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के षड्यंत्र के बारे में सही जानकारी नहीं मिली। उसके गुप्तचरों ने उसे यह पता ही नहीं लगने दिया कि मीर जाफर जैसे अधिकारी अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौते में हैं। बड़ी संख्या में अधिकारियों का षड्यंत्र में शामिल होना दर्शाता है कि सिराजुद्दौला के दरबार में अंतर्कलह और असंतोष था। तीसरा कारण राजनैतिक एकता की कमी थी। सिराजुद्दौला के अपने अधिकारी और रिश्तेदार भी उसके विरुद्ध थे। वह अपनी जनता को पूरी तरह से साथ नहीं रख सका था। अंग्रेजों ने इसी विभाजन का लाभ उठाया। चौथा कारण अपेक्षाकृत कमजोर सैन्य संगठन था। भारतीय सेना परंपरागत तरीकों से लड़ने के लिए तैयार थी, परंतु अंग्रेजों की आधुनिक सैन्य रणनीति और संगठन अलग ही स्तर का था। अंग्रेज सैनिकों की बेहतर प्रशिक्षण और नियमित वेतन सिस्टम से उनकी अनुशासन और प्रभावकारिता अधिक थी। अंग्रेजों के दृष्टिकोण से पलासी की लड़ाई का महत्व, पलासी की लड़ाई अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके परिणाम दूरगामी थे। राजनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से बंगाल में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों की पहचान स्थापित हुई। इससे पहले अंग्रेज केवल व्यापारी थे, परंतु अब वे एक राजनीतिक शक्ति बन गए। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। बंगाल के प्रशासन पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया। मीर जाफर अंग्रेजों का कोयलाई था। वह अंग्रेजों को बंगाल के अधिकार में रखना पड़ता था।
इसका अर्थ यह था कि बंगाल का वास्तविक शासन अंग्रेजों के हाथ में आ गया। इस सफलता के बाद अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। तृतीय कर्नाटक युद्ध में जब लड़ाई चल रही थी, कब बंगाल के संसाधनों का उपयोग किया गया। बंगाल के धन से अंग्रेजों ने अपनी सेनाओं को दक्षिण में भेजा। बंगाल के सैनिकों को भी तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की सेना में भर्ती किया गया। इस प्रकार बंगाल अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार का आधार बन गया। आर्थिक महत्व भी अत्यंत बड़ा था। पलासी की लड़ाई के बाद कंपनी को बहुत बड़ी राशि मुआवजे के रूप में मिली। यह पैसा सिराजुद्दौला की सरकार को देना पड़ा। साथ ही अधिकारियों को भी उपहार के रूप में पैसा मिला। क्लाइव और अन्य अंग्रेज अधिकारी प्रचुर संपत्ति प्राप्त कर गए। कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दी गई। 24 परगना बंगाल का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। इस जमींदारी से कंपनी को नियमित राजस्व मिलने लगा। कंपनी का व्यापारिक केंद्र अब भूस्वामी भी बन गया। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार को भी करों से मुक्त किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा थी। अंग्रेज अधिकारी अब निजी व्यापार भी कर सकते थे और उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता। हाँ, इससे अंग्रेजों का निजी धन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। बंगाल से प्राप्त संसाधनों का विविध उपयोग किया गया। बंगाल के धन से अंग्रेज भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए पूंजी जुटा सकते थे। वे भारतीय प्रशासन को संभालने के लिए जरूरी खर्च निकाल सकते थे। साथ ही युद्धों पर भी यह पैसा खर्च किया जाता था। इस प्रकार बंगाल से प्राप्त आर्थिक संसाधन अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार के लिए रीढ़ की हड्डी बन गए। इसके बाद फैकल्टी ने छात्रों को उत्तर लेखन के संदर्भ में विस्तार से मार्गदर्शन दिया। सिराजुद्दौला की पराजय के कारण अंग्रेजों के षड्यंत्र और पलासी की लड़ाई के महत्व को समझना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कक्षा में बक्सर की लड़ाई 1764 और बंगाल में द्वैत शासन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों के प्रभाव को और भी मजबूत किया, जबकि द्वैत शासन व्यवस्था बंगाल के सामान्य जनता के लिए एक अभिशाप साबित हुई।